हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराया जाएगा वह पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को आज से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इसमें जो है हम लोग 70 क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग और प्रैक्टिस कर पाएँ। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और इसमें और इसमें क्या है कि आपके जो फैक्ट से रिलेटेड डाउट है वह लमसम जो है भर से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फैक्ट जो है भर भर करके फैक्ट जो है दिए गए हैं, और ऐसे नहीं है जो ऐसे फैक्ट नहीं है जो हमारे किसी काम के ना हो। यह ऐसे फैक्ट मतलब इसमें दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो देखिए। और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद एक बार जो है आंसर दे करके देखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। मार्केट में जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। एग्ज़ाम के पहले सारे प्रैक्टिस सेट कवर करा दिए जाएंगे। और अब तक 65-66 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं, जो जिसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और इतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना आर ओ के लिए बहुत है। ठीक है, तो आप लोग अपना जो आपके नोट्स हैं उसको रिवीजन करते रहिए, बाकी उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। करंट अफेयर का मैगजीन भी 2-4 दिन में आ जाएगा, और जैसे करंट अफेयर की मैगजीन आ जाती है उसे भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो करंट अफेयर भी कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को आप लोग प्रॉपर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 1 साल का करंट। और से इसमें जो है पीसीएस मंत्रा में क्या है कि यह सेकेंड पेपर के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं इसमें। तो इसके साथ साथ जो है आपका जो सेकेंड पेपर हिंदी है उसके पेपर या उसके प्रैक्टिस सेट को भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, वीडियो लाइक करिए। और वीडियो लाइक करने में आप लोगों की कोई भी आर्थिक या फिर से और भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन आपकी एक लाइक से हमें अंदर से ज़रूर मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तो अपना लाइक ज़रूर किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है उसके आंसर रॉन्ग दिए हो जाते हैं, या फिर से मिस प्रिंट हो जाती है। तो उतना जो है उस समय दिमाग क्लिक नहीं करता है, तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन जो है किसी किसी प्रैक्टिस सेट में उसके आंसर गलत बता दिए जाए, या फिर से उसका आंसर जो है गलत हो जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर से इसका आंसर जो है गलत बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है, और इसके बाद जो है इसके जितने प्रैक्टिस सेट आए हैं उन सबको प्रॉपर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नाहरान, इसे नाहरगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, नाहरान, नौदा टोली, खैराडीह या फिर सोहगौरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नौदा टोली ताम्र पाषाणिक स्थल जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। नौदा टोली ताम्र पाषाणिक स्थल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है वो वैदिक लोगों का जो उस समय के आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया था। कृषि के लिए वो बैल भैंसों का प्रयोग करते थे। और उत्तर वैदिक काल जो है, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो आपका है क्या, नौदा टोली। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नौदा टोली। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की विशेषता वाली प्राचीन संस्कृति को ताम्र पाषाणी कहा गया है। और भारत में ताम्र पाषाणी युग की बस्तियों की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। दक्षिण पूर्व भारत में विशेष रूप से यहाँ पर जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नौदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नौदा टोली कहाँ पे है? यह आपके मध्य प्रदेश में है, जबकि नाहरान, खैराडीह
और सोहगौरा। यह तीनों कहाँ पे है? यह तीनों आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा न, जो आपका नौदा टोली है ये मध्य प्रदेश में है, नहरान, खैराडी और सोहगौरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित ताम्रपसाड़ी का स्थल है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल से भारत में कृषि का प्रारंभ माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम जो कृषि की गई थी वो नवपाषाण काल में की गई थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वह धान के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर के लहुरा देव से सबसे प्राचीन धान के साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 8000 BC पुराना है। ठीक है, 8000 BC पुराना है। तो याद रखिएगा भारत में जो धान के साक्ष्य मिले हैं सबसे पुराने वह उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिले हैं। और गेहूं और जौ की जो साक्ष्य मिले हैं वो जम्मू कश्मीर के मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सॉरी, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है। तो जौ और गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं। और सबसे प्राचीन जो धान के साक्ष्य मिले हैं वह आपके लहुरा देव से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ स्थल दिए गए, उसके उत्खनन करता दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। चनहुदड़ो की खोज मैके द्वारा, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और लोथल की खोज R.A. विष्ट द्वारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। 1, 2, 2, 3, 3, 4 या फिर 1, 4? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 4 गलत है। हड़प्पा की जो खोज है वह राखलदास बनर्जी द्वारा नहीं, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। चनहुदड़ो की खोज मैके द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा आपका सही है। रोपड़ की जो खोज है इसकी खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। और लोथल की जो खोज है SR राव द्वारा, न कि R.A. विष्ट। लोथल की खोज SR राव द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखालदास बनर्जी द्वारा। और धौलावीरा की जो खोज है वह R.A. विष्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता, कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का कौन ऐसा स्थल है जो हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा और हड़प्पा बाद की संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है? यह आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा या फिर हुलास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडा। मांडा जो है यह तीनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। और मांडा की अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सूरकोटद्दा, धौलावीरा और राखीगढ़ यह 3 स्थल ऐसे हैं जो तीनों संस्कृतियों से जुड़े हैं, तीनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो मांडा हो गया, सुरकोटद्दा, धौलावीरा और राखीगढ़ी, इनके द्वारा हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा बाद की संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। या फिर से कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मांडा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे है, आलमगीरपुर यमुना नदी के तट पे, सुतका गेंडोर जो है या दास्क नदी के तट पे, और मांडा जो है वो सिंधु नदी के तट पे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुतका गेंडोर जो है वह दास्क नदी के तट पे है। दायमाबाद की अगर हम बात करें तो यह जो है प्रवरा नदी के तट पे है। ठीक है, दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर जो है जो आपकी मेरठ में है उत्तर प्रदेश, यह जो है हिंडन नदी के तट पे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। मांडा जो है यह सिंधु नहीं, मांडा चेनाब नदी के तट पे है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई, यह सारतुलई और कहीं कहीं आपको सोरतघई देखने को मिलेगा। ठीक है, सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सारतुलई या सोरतघई जो है यह वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। और नहरों का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो सोरतघई से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो वर्तमान समय में आपके अफगानिस्तान में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है? बैल, हिरन, घोड़ा या फिर गैंडा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा का जो चित्र है वह हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वह आमतौर पर चौकोर होती थी, जो मुख्य रूप से सेलखड़ी की बनी होती थी।
ठीक है, जिन पर जो है बहुत से विभिन्न पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के किसी भी मुहर पे घोड़े के चित्र का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वह घोड़ा प्रधान नहीं थी, मतलब वहाँ पे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, वह ज़्यादातर जो मोहरें हैं वह चौकोर बनाई जाती थी। ठीक है, और इन मोहरों का जो निर्माण किया जाता था वह सेल खड़ी से किया जाता था। ठीक है, सेल खड़ी से इनका निर्माण होता था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, जिसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। कोई भी नरसंहारक हथियार हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाए गए हैं, जिससे विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह पितृ प्रधान न होकर के मातृ प्रधान थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, यह गलत है। सभी जो थे सबके देवता अलग अलग होते थे। ठीक है, और सभी देवताओं का अवसर विशेष पर उसमें देवताओं में क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता में देवताओं में छोटे बड़े का कोई स्तर नहीं था कि ये देवता छोटे हैं ये बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक समय विशेष पे, ठीक है, समय विशेष पे सभी का अपना महत्व होता था। जैसे वर्तमान समय अगर हम तुलना करें तो जैसे दुर्गा पूजा में माता दुर्गा जी का जो क्या है कि उनका महत्व अधिक हो जाता है, उनकी पूजा की जाती है बड़े स्तर पे। ठीक है, वैसे दीपावली के समय लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, वह कुछ दिनों के लिए उनका महत्व बढ़ जाता है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में समय विशेष, टाइम विशेष पे देवी देवताओं का जो महत्व है वो परिभाषित होता था। देवताओं में या देवियों में कोई छोटे बड़े का स्तर नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्राचीनतम मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, उपयुक्त में से सभी। इसमें देखिए पूछा एक प्रचलित मत। अगर मत की बात पूछता कि मत जो है कौन कौन से हैं तो ये सभी सही हो जाते हैं, लेकिन इसमें प्रचलित मतों का जो बात करें तो इसमें विद्वानों का जो मत मानता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वह नदी मार्ग परिवर्तन के द्वारा और क्या कहते हैं बाढ़ और सूखे की कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। लेकिन अन्य जो मत हैं वो भी विद्वानों द्वारा अलग अलग विद्वानों द्वारा मत दिए गए हैं, जैसे आर्यों का आक्रमण, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके सही हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई अगर एक पूछे तो नदी नदी मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो सही आंसर है, इसमें जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, सभी को माना गया है। लेकिन इसमें अगर कोई एक पूछे तो आप किसे मारिएगा? वैसे ऐसे ऑप्शंस नहीं देगा, लेकिन उसमें अगर एक पूछता है तो बाढ़, प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग में परिवर्तन है, तीनों एक में ही देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर मान लीजिए आप ऑप्शन डी है। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार कौन सी नदी शामिल नहीं है? जो सप्त सिंधु है इसके अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है? वितस्ता, अस्किनी, गोमल या फिर सरस्वती? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमल। गोमल इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। गोमल नदी का जो वर्तमान नाम है वह गोमती है। गोमती है, ठीक है, और गोमती जो है इसमें शामिल नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें सिंधु सप्त सिंधु प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें 7 नदियों का उल्लेख किया गया है, और इन 7 नदियों में है सिंधु, झेलम जिसे प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था, चेनाब जिसे अस्किनी के नाम से जाना जाता था, रावी जिसे परुशड़ी के नाम से, व्यास को विपाशा, सतलज, सतुद्री और सरस्वती। इन नदियों का उल्लेख किया गया है सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोमल इसमें शामिल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय और कौशितकी है। अगर हम नोट करना चाहें तो नोट कर लें, यह जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ या फिर से इनके जो वो रचयिता हैं या फिर से इनके जो आपके कह सकते हैं कि जो वेद है, वेद से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में पूछे जाए, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय और कौशितकी है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी और तांडय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? सूर्य, इंद्र, वरुण या फिर विष्णु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को कृषि का देवता कहा गया। मुख्य रूप से यह जल या कह सकते हैं कि वर्षा के देवता थे, लेकिन इनकी जो पूजा की जाती थी वह कृषि के देवता के रूप में भी की जाती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतीक दिए गए हैं। नेमिनाथ, अश्व, अजीतनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर, मल्लीनाथ सिंह। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह चिन्ह शंख है। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी, इनका प्रतीक हाथी है। मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश, मल्लीनाथ का प्रतीक कलश है। ऋषभ देव का बैल है और महावीर स्वामी का सिंह है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, और इसमें क्या कह रहा है? किया गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। और इसमें जो है फिर ये विद्वानों द्वारा या फिर उस समय के जो ज्ञाता थे, ऋषि मुनि थे, उनसे प्रश्न किया गया कि अगर आप जो है आत्मा में विश्वास नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म जो होगा वो किसका होगा? इस पर जो बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कहा था कि आत्मा का जन्म न होकर के चेतना का जन्म होता है, और चेतना जो है पंचभूतों अर्थात पंच तत्वों से निर्मित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। बौद्ध धर्म आत्मा अनात्मवादी धर्म है, ठीक है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। और बौद्ध धर्म जो है यह पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसमें इसका मानना है कि चेतना का पुनर्जन्म होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेदी, सोथिवती, चेदी की जो राजधानी थी सोथिवती, अस्मक की राजधानी पोटिल, कंबोज की हाटक, अंग की राजगिरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंग की जो राजधानी थी, अंग की राजधानी राजगृह न होकर के क्या थी? अंग जो है वो पाटली मगध की राजधानी थी। ठीक, मगध की। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। चेदी की राजधानी सोथिवती या जिसे सोक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है। अस्मक की राजधानी पोटिल या प्रतिष्ठान भी मिलता है। कंबोज की हाटक या राजपुर हाटक। और जो अंग की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राजगिरी जो है वह अंग की नहीं मगध की राजधानी थी। किसकी? मगध की। राजगिरी मगध की राजधानी थी। और अंग की अगर हम बात करें, अंग की राजधानी जो थी वो क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी राजगिरी थी। अन्य सभी विकल्प सही हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत या फिर बिंबिसारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया था। तो उदयन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या फिर उज्जैन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नालंदा मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला, वाराणसी और उज्जैन यह तीनों जो है शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन नालंदा जो है यह मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। नालंदा किस समय में था? नालंदा जो है यह गुप्त काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण या प्रमुख केंद्र था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भूमिदान का पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो किससे मिलता है? नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, बेसनगर अभिलेख या फिर मेहरौली चंद्रलेख? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नानाघाट अभिलेख। सातवाहन वंश की जो रानी थी रानी नागानिका, उनके नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों को भूमिदान देने की पहला साक्ष्य जो है हमें मिलता है। तो रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से भूमिदान देने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जो सातवाहन वंश की राजकुमारी या कह सकते हैं कि सातवाहन रानी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सबसे प्रमुख बंदरगाह था? चौल बंदरगाह, कल्याण, कम्बे या फिर भड़ौच?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भड़ौच, जिसे भृंगु कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और अन्य जो है पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करें तो चौल, कल्याण, कैम्बे, ठीक है, ये सभी बंदरगाह थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भड़ौच था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तोरमड़, साल, मिहिरकुल या फिर दंती दुर्ग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तोरमाड़ के नेतृत्व में किया गया था। हूर जो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी और तोरमाड़ के नेतृत्व में जो है इनकी सत्ता का जो स्थापना है वो भारत में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिणी विजय, राजवरण विजय या फिर धर्म विजय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे धर्म विजय कहा गया है। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज, जैंद्रमीज नाम से जाना है या उसके नाम से पुकारा है? सिकंदर, घनानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, घनानंद को ग्रीक शासकों द्वारा, ग्रीक लेखों द्वारा अग्रमीज, जैंद्रमीज के नाम से संबोधित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्त प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सॉरी, गुप्त नहीं, गुप्तचर है। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान या फिर गार्गी संहिता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम गुप्तचर प्रणाली का वर्णन किया गया है। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और गुप्तचर विभाग का नाम जो है महामात्यापसर्प मिलता है। गुप्तचर विभाग का नाम इन आपके जो अर्थशास्त्र है उसमें महामात्यापसर्प मिला है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिका की जो रचना है वह मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। गार्गी संहिता जो है यह ज्योतिष की पुस्तक है जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। और जो दिव्यावदान है वह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन मिलता है? अगाथोवलीज, चंद्रगुप्त, हुविस्क या फिर भागभद्र? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव इन दोनों के चित्रों का उत्कीर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? वीरसेन, हरिशेन, वत्स भट्टी या फिर कालिदास? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वत्स भट्टी द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी। और वत्स भट्टी यह कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि थे जिनके द्वारा 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी। वीरसेन या चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध के सचिव थे और इनकी जो प्रमुख रचना है वह उदयगिरी गुहा लेख है। हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की गई थी। और कालिदास द्वारा मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और इन सब की रचना जो है कालिदास द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? प्रियदर्शिका, इसकी रचना जो है हर्षवर्धन ने की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने। सूर्य शतक की रचना मयूर ने। और मयूर शतक की रचना जयसेन ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मयूर शतक जो है, मयूर शतक, सूर्य शतक, इन दोनों की रचना जो है मयूर द्वारा की गई थी, न कि जयसेन द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? सुदामा गुफा, लोमहर्ष गुफा, कर चौपाड़ या फिर विश्व झोपड़ी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमहर्ष ऋषि। इस गुफा का जो निर्माण है वह सुदामा के पौत्र अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा कराया गया था। जबकि सुदामा झोपड़ी, विश्व झोपड़ी और कर चौपाड़ इन गुफाओं का निर्माण जो है आजीवक धर्म के जो भिक्षु थे उन्हें रहने के लिए बिहार की बराबर की पहाड़ी पर इन गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विविध या फिर हरिंड्य? इसे हिरण्य आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हरिंड्य हो हिरण्य हो दोनों एक ही है। तो मौर्य काल में जो धार्मिक कर था वह था आपका बलि। बलि जो है मौर्य काल का धार्मिक कर था। रज्जु की बात करें, रज्जु जो है भूमि की माप के समय लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। विविध जो है यह चारागाह कर था, चारागाह कर था। और हिरण्य जो है यह नगद कर था। हिरण्य के अंतर्गत नगद रूप में कर लिया जाता था। ठीक है, इसमें अनाज के रूप में कर न लेकर के नगद के रूप में लिया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? शकों और पार्थियन ने, कुषाणों ने,
शको तथा कुषाणों ने या फिर डेमेट्रियस ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाणों द्वारा। ऑप्शन बी सही है। शतमान सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर शीशा? शतमान सिक्के की अगर हम बात करें तो यह बनाए जाते थे चांदी के। सोने के सिक्के जिन्हें निष्क, स्वर्ण और पल कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को शतमान कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को काकिनी काकिनी और मापक ये सब कहा जाता था, और करसापड़ जो है सोना, चांदी, तांबा इन सब धातुओं का होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य या चंद्रगुप्त फर्स्ट? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना पूछा है वह उसका मूल नाम न पूछ करके उसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी उसके नाम से पूछा है। ठीक है, तो बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य कुमारगुप्त फर्स्ट ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज मंदिर, शोर मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में इसका निर्माण कराया गया और इसका निर्माण सोमवंशी शासकों द्वारा कराया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंडा उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने या फिर नंदी वर्मन प्रथम ने? नंदी वर्मन द्वितीय ने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की गई थी। और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद राजधानी को वातापी, उसकी जो राजधानी थी कहाँ? वातापी। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था इसकी राजधानी वातापी थी, जिसको नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित किया गया और पराजित करने के बाद उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और उसको उस पर अधिकार करने के बाद इसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतीदुर्ग, परमेश्वर वर्मन या फिर भद्र वर्मन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराजित वर्मन या पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए सही है। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? नासिक, एलोरा, पीतल खोड़ा या फिर अजंता? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एलोरा। एलोरा गुफाओं में तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों से। एलोरा गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 34 गुफा है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा संख्या एक से लेकर के गुफा एक से लेकर के 12 तक जो गुफा हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और उसके बाद जो है 13 से लेकर के 29 तक जो गुफाएं हैं वे गुफाएं जो है किससे हैं? वे गुफाएं जो हैं आपके हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 13 से लेकर के 29 तक जो गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर के 34 तक जो गुफाएं हैं वह किससे हैं? वो जैन धर्म से संबंधित हैं। 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तरामचरितम के रचयिता कौन है? बिल्लड़, भवभूति, हेमचंद्र या फिर जयदेव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवभूति द्वारा उत्तरामचरित की रचना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद, मलिको, पृथ्वीराज चौहान या फिर गोखरों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोखर जो एक जनजाति थी उसके द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और इसी को दफनाया कहा गया है? इसे दफनाया गया था गजनी में। और वर्तमान गजनी कहाँ पे है? गजनी जो है आपके अफगानिस्तान में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या फिर दिल्ली में? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसे लाहौर में दफनाया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी, खिमफाई, गुज्ज या फिर करलुंग? इसका सही आंसर ऑप्शन है इलबरी, या खुद को इलबरी तुर्क मानता था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था या जिसके द्वारा दक्कन पर अधिकार किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अली आदिल शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी।
पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किसने किया था? किस शासक द्वारा खुद को पैगंबर का सेनापति घोषित किया गया था? मुबारक शाह खिलजी द्वारा, खुसरो शाह द्वारा, मोहम्मद तुगलक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खुसरो शाह द्वारा खुद को पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही है। मशाहत निम्न में से किससे संबंधित है? भूमि से, सिक्का से, सेना से या फिर न्याय से? मशाहत की अगर हम बात करें तो यह भूमि से रिलेटेड है। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का जो बंदोबस्त किया जाता था उसे मसाहत कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? रायकरण, देवल रानी, खिरिज खां या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खिरिज खां के निर्देश पर अमीर खुसरो द्वारा इसकी रचना आशिका की रचना की गई थी। ठीक है, इसकी जो किताब है आशिका, इसकी रचना की गई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। इसी के द्वारा जो है दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। और दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किया था। और ऐसा माना जाता है, साक्ष्य मिलता है कि इस यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर पूछ ले कि दंती दुर्ग द्वारा किए गए यज्ञ में किसके द्वारा द्वारपाल की भूमिका निभाई गई थी, या फिर से इसने कौन सा यज्ञ किया था, तो याद रखिएगा इसके द्वारा हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किया गया था। कहाँ पे? उज्जैन में किया गया था। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है कौन? दंती दुर्ग। और यहाँ पे जो है जो प्रतिहार थे उनके द्वारा द्वारपाल की भूमिका निभाई गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा जाता था? महासभा, नगरम, कुरी या पेरुंगिरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरम। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा से उत्पन्न हुआ है? जयशक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक या फिर हर्ष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशक्ति। और वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र को जब प्राचीन काल में उस समय जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन पिछली बार आरओ में आया हुआ था, लेकिन ऐसे ना पूछ करके ये पूछा था कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, और ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो चंदेल साम्राज्य का जो जेजाक भुक्ति नाम है यह चंदेल राजा जेजा से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी, उसकी मृत्यु के बाद अर्श आसियानी कहा गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर को। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। खजुआ का जो युद्ध है 5 जनवरी 1659 को। और देवराई का जो युद्ध है 13 मार्च 1659 को हुआ था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूगढ़ का जो युद्ध है वह 29 मई 1658 को हुआ था। 29 मई 1658 को हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन बी गलत है। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन सी सही है। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है यह बताना है। अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहंदी ख्वाजा या फिर हिंदू बेग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहंदी ख्वाजा को हुमायूं की जगह जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहता था बाबर का। ठीक है, कौन? निजामुद्दीन जो उसका वजीर था। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या फिर जोधाबाई का महल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। और मकबरा की ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। और मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह जो है रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संत वल्लभाचार्य इनका संबंध जो है रुद्र संप्रदाय से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इनके द्वारा जो है शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की गई थी।
यह जो है शुद्धाद्वैतवाद से जुड़े थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध जो है सुहरावर्दी सिलसिले से है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक थे? साहब देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत राय या विकट द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विकट द्वितीय के साथ इनका संबंध था। विजयनगर के शासकों में से किसने राज्य व्यास की उपाधि धारण की थी? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय द्वितीय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। हरिहर द्वितीय द्वारा राज व्यास की उपाधि धारण की गई थी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की जो गद्दी है उस पर बैठता है और इसके द्वारा राजा धीराज, राज परमेश्वर, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की गई थी। और हरिहर द्वितीय जो है विरूपाक्ष की उपासक, यह जो है विरूपाक्ष का उपासक था। ऑप्शन सी सही है। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? धोखर, मसूलीपट्टनम, देवल या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। यह जो है कुतुब शाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था मसूलीपट्टनम। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? मेवाड़, बुंदेलखंड, रणथंभौर या फिर गोंडवाना। इसका सही आंसर ऑप्शन है मेवाड़ से। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक था और अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल और फत्ता द्वारा ही दुर्ग की सुरक्षा की गई थी। तो इनका जो संबंध है वह मेवाड़ अभियान से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था? अहमद शाह द्वारा, यूसुफ शाह द्वारा, बारबक शाह द्वारा या फिर महमूद शाह द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बारबक शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था बंगाल में दाखिला दरवाजा का। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि दी गई थी? सैफुद्दीन फिरोज को, अलाउद्दीन फिरोज शाह को, नुसरत शाह को या फिर हुसैन शाह को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, अन्य विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने इथोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना का गठन किया था? हुसंग शाह, गयास शाह, दिलावर खां या फिर जफर खां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गयास शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम, इसे साहेब बेखबर कहा जाता है। जहादर शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला और शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घृणित कायर जो है या शाह आलम द्वितीय को नहीं, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, फर्रुख सियर जो है इसे घृणित कायर कहा जाता था। अन्य सभी विकल्प सही हैं। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों में युक्त वेदशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाया गया था? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर उज्जैन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में नहीं बनाया गया था, जबकि दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा इन जगहों पर वेदशाला का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? राजा जयसिंह द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिप्पू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? इसके द्वारा अपने नाम के सिक्के चलवाए गए, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसके द्वारा जर्मनी और मैसूर के मैत्री प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष नहीं लगाया गया था। फ्रांस और मैसूर की मित्रता के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति और मैसूर। और श्रीरंगपट्टनम में इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी और उसका सदस्य भी बना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नानक शाही सिक्के किसके द्वारा चलवाया गया था? बंदा बहादुर द्वारा, जस्सा सिंह द्वारा, रणजीत सिंह द्वारा या फिर नवाब कपूर सिंह द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रणजीत सिंह द्वारा नानक शाही नामक सिक्का चलाया गया था। ऑप्शन सी सही है। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जोआ डी कैस्ट्रो, नीनो डी कुनाहा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीनो डी कुनाहा ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था।
और भारत में पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को माना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा कहा गया था कि जो पुर्तगाली हैं वह भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें, और इसने जो है रिश्ते सुधारने की भी बात की थी, मतलब उनके साथ सौहार्द, जो भारतीय हैं उनके साथ सौहार्द बनाने की बात की थी। और नीनो डी कुन्हा जो है इसने पुर्तगाली राजधानी जो है कोच्चिन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर कोच्चि? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम में डचों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इसके द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हाकिन्स को 400 का मनसब दिया था? 400 का मनसब अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर द्वारा हाकिन्स को 400 का मनसब दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह समाप्त हुआ था। और एक्सला सैम्पेल की प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1744 से लेकर के 48 तक जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। और यह जो है प्रथम ये जो हुआ था फ्रांसीसियों और आपके जो ब्रिटिश हैं इनके बीच में जो है यह हुआ था, जो एक्सले सैम्पेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है यह हुआ था, और यह ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के भारत में युद्ध किया गया था, और यह एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, मैकाले को या लियो कार्टिस को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की जो शुरुआत है वह कब होती है? 1765 जो बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद संधि की गई, इलाहाबाद में जो संधि की गई थी उसी में जो है वहीं से आपके द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, और जिसमें जो है लॉर्ड क्लाइव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लेकिन द्वैध शासन का जनक अगर पूछ ले तो लियो कार्टिस को मारिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करिए। और यह देखिए पीसीएस मंत्रा के जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें आपके सेकेंड पेपर के भी प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो उसे भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।